हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैप्टर ट्राइबल्स टाइकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल जो है वो रहते थे, जिसमें हमने देखा था कि कुछ जो है कैसे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, कुछ जो है हंटर गैदरर्स थे, कुछ जो है हर्डर्स थे, और कुछ जो है अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर जो है वो क्या थे, नॉमेडिक लोग थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी जो हैं जैसे गाडीस हैं, बकरवाल्स हैं, ये हर्डर्स थे, अपने कैटल जो है उनको ग्रेजिंग करते हुए घूमते रहते थे। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कुछ जो है उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन जो है वो अपना लिया था, और सेटल्ड कल्टीवेशन में हमने देखा गोंड्स थे, संथाल थे, तो वो एक जगह सेटल होकर जो है कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। अब वो जो है एक साल से ज़्यादा एक जगह टिककर जो है काम करने लगे थे। ठीक है, तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ये जो नॉमेडिक ट्राइबल पीपल जो थे ये कैसे थे, नॉमेडिक थे। नॉमेडिक थे तो कैसे थे, इलिटरेट थे। ठीक है, इलिटरेट के साथ साथ ये कैसे थे, ये घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ के साथ साथ ये जंगल में इधर से उधर घूमते रहते थे। ठीक है, तो घूमते रहते थे तो इनको ये क्या मानते थे, ब्रिटिशर्स क्या मानते थे, ये अनसिविलाइज्ड मानते थे। ठीक है, अनसिविलाइज्ड मानते थे, तो अगर वो उनको अनसिविलाइज्ड मानेंगे तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो उनमें करना चाहेंगे कि इनको सिविलाइज्ड बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ तो किया। तो किस तरीके से, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, कि इन जनजातीय जीवन को ये जो कॉलोनियल रूल जो है इसने कैसे इफेक्ट किया। यानी आज हमें जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि ट्राइबल्स जो हैं उनके जीवन में जो है क्या फर्क पड़ा, किससे, कॉलोनियल रूल से। तो वो आज हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कि ये ट्राइबल पीपल जो थे इनका जीवन जो है पूर्णतः बदल गया था। कब, ब्रिटिश रूल के दौरान। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। चलो देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव जो है इन ट्राइबल्स की लाइफ में आए थे कॉलोनियल रूल के ड्यूरिंग, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स, ये जनजातीय लोग जो थे, इनके सरदार जो थे, उनके साथ क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल, कि अब देखिए अंग्रेजों के आने से पहले जो ये इंडिया में जो ये ट्राइबल चीफ्स जो थे, यानी इन जनजातियों के जो सरदार जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. अब ये चीफ्स जो थे इनके पास क्या था, अधिकार था अपने अपने टेरिटरीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का और कंट्रोल का। भाई ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, आफ्टर ब्रिटिश रूल क्या हुआ वो हमें देखना है कि ब्रिटिश रूल से पहले तो अपने अपने टेरिटरी का शासन व्यवस्था, कंट्रोल सारा किसके पास था, जो ये ट्राइबल पीपल जो थे, इनके चीफ्स जो थे उन्हीं के पास था, सरदारों के पास था। हर कबीले का एक सरदार होता था। In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. और ये ट्राइबल पीपल जो है ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या करते थे, अपने उस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए इनकी खुद की क्या होती थी, ऑन पुलिस होती थी, और ये खुद ही लोकल रूल जो है, सरदार ही उनके जो स्थानीय नियम कायदे कानून जो होते थे उनको बनाता था, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी वही तय करता था।
Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. अब अंग्रेजी शासन के दौरान ये जनजातीय सरदार जो थे, चीफ जो थे, इनके काम और शक्तियां दोनों ही बदल गई थी, बहुत ही ज्यादा बदल गई थी. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands. But they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. अब देखिए इन्होंने क्या किया कि ये सरदार जो थे, जनजातीय सरदार जो थे, इनको अंग्रेजों ने इतनी तो अलाउ कर दिया था कि वो अपने लैंड टाइटल्स रख लें. ठीक है, कितने कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस यानी गांवों के एक समूह पर वो अपना लैंड टाइटल यानी चीफ का टाइटल तो रख सकते हैं और अपनी जमीन जो है उसको रेंट पर भी दे सकते हैं, किराए पर भी दे सकते हैं. बट दे लॉस्ट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. लेकिन ये सरदार जो थे, इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था, शासन संबंधी शक्ति जो थी, वो इन्होंने खो दी थी. कब? अंग्रेजी शासन के दौरान. एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. और इन सरदारों को, कबीले के सरदारों को मजबूर किया गया कि इनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाई हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा. पहले क्या था, अंग्रेजों के आने से पहले ये जो जंगली लोग जो थे, जंगलों में रहने वाले जो ट्राइबल लोग जो थे, इनके ऊपर किसी राजा का, किसी स्टेट का कोई पावर नहीं था. ये अपनी इच्छा से रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, अपने रीति रिवाज होते थे, अपनी अपनी कानून व्यवस्था होती थी. तो और तो बाकी तो कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने, लेकिन इनको इस बात के लिए फोर्स कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो शासन संबंधी शक्तियां जो सरदारों के पास थी कबीलों के, वो उनसे छीन ली गई और उनको फोर्स किया गया, जबरन मजबूर किया गया कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कानून बनाएंगे उन्हीं कानूनों को उनको भी फॉलो करना पड़ेगा. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, कि इन लोगों को भी, ट्राइबल लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों को ट्रिब्यूट जो है वो पे करनी पड़ेगी. यानी जंगल से जो भी चीज वो लाते हैं उनमें से उपहार स्वरूप अंग्रेजों को देनी पड़ेगी. एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. और यहाँ तक कि उनको अंग्रेजों के बिहाफ पर क्या करना पड़ेगा, ट्राइबल ग्रुप जो है, जनजातीय समूह जो है, उसको अनुशासन में भी रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन भी ब्रिटिशर्स का मानना पड़ेगा. दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमंगेस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस. अब ये ट्राइबल पीपल जो थे, जो ये अथॉरिटी यानी जो पावर वो पहले इस्तेमाल करते आ रहे थे और अपने लोगों के बीच जो उनके पास पावर जो थी वो सारी उन्होंने खो दी थी. यहाँ तक कि ये ट्राइबल लोग जो है अपनी इच्छा से अपने पारंपरिक उत्सव जो है वो भी नहीं मना पा रहे थे. यानी ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्स किया था सारी कानून व्यवस्थाएं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई हुई मानने के लिए. तो इस तरीके से इनका जीवन क्या हुआ, प्रभावित हुआ. किनका, ट्राइबल पीपल का. अब देखिए ये तो पहला असर था, ये तो शुरुआत थी, बिगनिंग थी. ये तो बिगनिंग में क्या किया गया, इन बिगनिंग क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नेक्स्ट. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ट्राइबल पीपल को सबसे पहले इन्होंने यही किया कि जो जनजातीय समूहों के जो सरदार जो थे उनकी शासन संबंधी शक्तियां जो है छीन ली. किसने, ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, इसके बाद अगला जो था वो क्या था, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स.
अब देखिए जो ये ट्राइबल पीपल जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, हमने देखा था ना किस तरीके के थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, उसके बाद हंटर गैदरर्स थे, फिर हर्डर्स थे, कुछ सेटल्ड थे, सेटल्ड फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उनके साथ क्या हुआ। The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. ये ब्रिटिशर्स या अंग्रेज लोग जो थे ये बहुत परेशान थे, अनकंफर्टेबल, परेशान। किन से? उन समूहों से जो एक जगह फिक्स घर जिनका नहीं था, घूमते रहते थे, जहां मर्जी आए चले जाते थे। दिक्कत क्या थी उनको? अनकंफर्टेबली। किससे आई अनकंफर्टेबलनेस? एक तो उनके पास किसी तरीके का कोई उनकी काउंटिंग नहीं रहती थी, ठीक है, और फिर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। वे घूमते रहेंगे तो उनको पता भी नहीं होता था, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती थी। उसके बाद जो है टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते थे उनसे, तो कई चीज़ों में परेशानी आती थी। अब कई चीज़ों में परेशानी आएगी तो इनको ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर अच्छे कैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो अपनी मनमानी जो इन पर नहीं कर पा रहे थे। अब ये देखें कि आज यहाँ है ये ग्रुप, आज इससे ये टैक्स लेना है, कल जाएंगे वो ग्रुप तो वहाँ से चला गया, किससे लेंगे? तो इस तरीके से इनको थोड़ी परेशानी आ रही थी। दे वांटेड ट्राइबल, ये क्या चाहते थे? इन ट्राइबल पीपल्स को ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ये जो झूम कल्टीवेटर्स जो हैं ये क्या करें? एक जगह सेटल होकर रहने लग जाएं और क्या बन जाएं? पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाएं, किसान बन जाएं, एक जगह रहकर काम करने वाले, ताकि उनको जो है टैक्स कलेक्शन में दिक्कत नहीं आए और रेवेन्यू अच्छे से ले पाए, उनकी काउंटिंग भी हो सके। अब देखिए यहाँ हमें एक डायग्राम मिला है, फिगर मिला है, ए लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन ए विलेज ऑफ निसी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये लकड़ी के डंडों से एक घर बन रहा है, कच्चा घर बन रहा है, लॉग हाउस जिसको हम बोल रहे हैं। ये निसी जनजाति का एक गांव है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर बनाया जा रहा है। और जब ऐसे लकड़ी के घर बनाए जाते थे, लॉग हाउसेस बनाए जाते थे, तो पूरा गांव जो है वो झोपड़ी बनाने में हेल्प करता था। अब देखिए यहाँ पर जो है एक भील विमेन जो है ये गुजरात के फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें फसल उगा रही हैं, उसका डायग्राम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यूज इन मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात, क्योंकि गुजरात के बहुत से जो जंगली इलाके जो थे, यानी जो वन वाले इलाके जो थे, फॉरेस्टेड एरिया जो थे, उनमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन लगातार हो रही थी। You can see that trees have been cut and land cleared to create patches for cultivation. आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या होता था, फसल उगाने के लिए पेड़ जो है वो काट दिए जाते थे और फिर मैदान जो है वो साफ किया जाता था, फिर पैचेस बनाए जाते थे, कल्टीवेशन के लिए क्यारियां जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। अब ये ब्रिटिशर्स जो है इन ट्राइबल ग्रुप के साथ क्या चाहते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उनके लिए क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये क्या बन जाएं? पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाएं और एक जगह सेटल डाउन हो जाएं, घूमते ना रहें। सेटल्ड पीजेंट्स वर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, कि एक जगह अगर स्थिर रहेंगे व्यक्ति, स्थिर किसान जो है, सेटल्ड पीजेंट्स जो है वो आसानी से क्या किए जा सकते हैं? कंट्रोल किए जा सकते हैं, आसानी से उन पर शासन किया जा सकता है। और अगर रोज घूमते रहेंगे तो उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन जो है ब्रिटिशर्स के पास नहीं रहेगी। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, और दूसरी बात ब्रिटिशर्स जो है वो एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहते थे, और वो रेगुलर कब मिलेगा? रेगुलर रेवेन्यू सोर्स, और वो आएगा कब? जब एक जगह स्थिर होकर ये खेती करेंगे, ठीक है।
सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लैंड सेटलमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए। दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड फिक्स्ड द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। इसलिए कुछ लैंड सेटलमेंट जो है ब्रिटिशर्स ने किए, जिनमें सबसे पहले का सेटलमेंट के लिए सबसे पहले क्या किया गया, मेजरमेंट ऑफ द लैंड, यानी जमीन का माप किया गया। दूसरा जो है डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को उस जमीन पर उसका अधिकार दिया गया। उसके बाद जो है उस जमीन के टुकड़े का जो रेवेन्यू डिमांड जो है वो फिक्स की गई कि इस जमीन के टुकड़े का इतना रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। ठीक है। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स, कुछ किसान जो थे उनको क्या बना दिया ब्रिटिशर्स ने, लैंड ऑनर्स यानी जमींदार बना दिया। अदर्स टेनेंट, और कुछ को किराएदार, टेनेंट्स किराए के कृषक, यानी इन जमींदारों से किराए पर जमीन लेकर बोना। As you have seen, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. जैसा कि चैप्टर 2 में आपने देखा है कि टेनेंट्स कौन होते थे, किराए के किसान होते थे। वो लैंड ऑनर से, जमींदार से उसकी जमीन का टुकड़ा रेंट पर लेकर बोते थे। बदले में रेवेन्यू जो है स्टेट को कौन देता था, लैंड ऑनर देता था। ठीक है, क्योंकि उसमें जो उपज होगी वो तो आधी लैंड ओनर ले लेगा और आधी काम करने वाले के पास रह जाएगी। अब लैंड ओनर जो है वो जमीन के टुकड़े के बदले आधा ले रहा है, तो उसमें से रेवेन्यू जो है वो लैंड ओनर दे देता था। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब ब्रिटिशर्स ने जो प्रयास किए थे, ये जो झूम कल्टीवेटर्स थे, इनको एक जगह सेटल करने के, कि ये लोग जो है घूम घूम कर खेती ना करें, एक जगह सेटल होकर खेती करें, ऐसा प्रयास जो है ब्रिटिशर्स ने किया अपनी जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। पूर्णतया जो है वो झूम कल्टीवेटर्स को एक जगह सेटल डाउन नहीं कर पाए। Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. अब उन क्षेत्रों में जहाँ पानी जो है बहुत कम है और मिट्टी जो है बहुत सूखी है, तो वहाँ पर सेटल्ड प्लाउ कल्टीवेशन जो है, यानी एक जगह स्थिर होकर हल से खेती करना आसान नहीं था। In fact, झूम कल्टीवेटर्स who took to plough cultivation often suffered. वास्तविकता में वो झूम कल्टीवेटर्स जो एक जगह सेटल होकर रहने लगे थे और जिन्होंने कुछ एक तो रहने शुरू हो गए थे अंग्रेजों के डर से, तो जिन्होंने जो प्लाउ कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, यानी हल से खेती करनी शुरू कर दी थी, प्राय बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, पीड़ित हुए। Since their fields did not produce good yields, क्यों, एक ही जगह अगर खेती करेंगे तो वो मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसमें अच्छा प्रोड्यूस जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इसलिए ये झूम कल्टीवेटर्स जो थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उत्तरी पूर्वी भारत के, वो लगातार इंसिस्ट करते रहे कि वो तो अपनी परंपरागत तरीके से ही खेती करेंगे, यानी झूम कल्टीवेशन ही करेंगे। ब्रिटिशर्स के कहने से सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने सेटल्ड कल्टीवेशन को अपनाया था उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। इस वजह से ये नहीं चाहते थे सेटल्ड कल्टीवेटर बनना। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स, अब देखिए झूम कल्टीवेटर्स को ब्रिटिशर्स ने जब सेटल्ड कल्टीवेटर्स बनाना शुरू किया, सेटल्ड कल्टीवेटर्स, जब बनाना शुरू किया तो उन्होंने इसका विरोध किया, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, यानी इसका बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ या विरोध हुआ। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो मजबूरन अंग्रेज जो हैं उनको
ट्राइबल लोगों की ये डिमांड जो है अंत में माननी पड़ी और कुछ एक क्षेत्र जो है जंगलों के उनमें उनको अलाउ करना पड़ा झूम कल्टीवेशन करने के लिए या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए कि वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसमें ट्राइबल वर्कर्स जो हैं ये आंध्र प्रदेश के राइस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी खेत में चावल का खेत जो है उसमें काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि नोट द डिफरेंस बिटवीन राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन्स एंड इन द फॉरेस्ट। एक तो जंगल में राइस कल्टीवेशन हो और एक जो है खुले एरिया में मैदानी क्षेत्र में हो, उसमें कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है, डिफरेंस तो है। ये जल्दी सूख जाएगा, पेड़ होंगे चारों ओर तो नमी बनी रहेगी, जबकि राइस कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो खुले एरिया में तो फ्लैट प्लेन में तो वो मिट्टी जल्दी सूख जाएगी और उसमें क्या होगा? वो धीरे धीरे सूखेगी, मॉइस्चर जो है पेड़ों की वजह से बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ट्राइबल पीपल जो थे, जो झूम कल्टीवेटर्स जो थे, उनको जो है ब्रिटिश रूल्स रेगुलेशंस जो थे उनसे कैसे परेशानी आई। तो ये हमने देख लिया आज की क्लास में कि किस तरीके से झूम कल्टीवेटर्स को ब्रिटिशर्स जो है वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो लोग बन जाते हैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होता है इसका, ये ट्राइबल्स जो है विरोध करते हैं और मजबूरन ब्रिटिशर्स जो हैं उनको अलाउ करना पड़ता है फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों में झूम कल्टीवेशन के लिए। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे उनकी वजह से जो है ट्राइबल्स को क्या क्या प्रॉब्लम आई, और इसी कंटेक्स्ट में हमने देखा झूम कल्टीवेटर्स की प्रॉब्लम्स को। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज जो बनाई थी उनका असर जो है वो ट्राइबल्स पर कैसे पड़ा। आज हमने असर देखा झूम कल्टीवेटर्स का, कल हम देखेंगे फॉरेस्ट लॉज का जो है ट्राइबल ग्रुप पर क्या प्रभाव पड़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।